हेलो एवरीबॉडी, एकलव्य चैरिटेबल ट्रस्ट के खास कार्यक्रम आओ सर से पूछे में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते थोड़ा तकनीकी कारणों की वजह से हम वीडियो जारी नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार फिर हम आपके सामने हैं। और आइए सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी बात। अपनी बात में आज मैं बात करूंगा बच्चों के माँ बाप का क्या कर्तव्य होना चाहिए, उनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए अगर उनका बच्चा किसी तैयारी में लगा है। हमारे पास जो भी माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आते हैं, उनसे कहते हैं कि हम बच्चा आपको सौंप रहे हैं, आप जैसे चाहिए जितना चाहिए इसको पढ़ाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको मारिए पीटिए, जो चाहिए आप कीजिए, जो आपको सही लगे, ठीक है, हम करेंगे और करते भी हैं। लेकिन फिर भी एक काम सिर्फ आप कर सकते हैं। बच्चा हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक रहता है, तब जिम्मेदारी हम ले सकते हैं। लेकिन बच्चा आपके पास जब घर होता है रात के समय, या जिस दिन वो यहाँ नहीं आया है उस समय, तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आप उससे पूछें, अगर वो आज संस्था में नहीं आ रहा है, कि भाई तुम आज क्यों नहीं जा रहे। फिर वो आपको कुछ बताएगा कि हमारी आज की छुट्टी है, या सर ने मना किया है, या कुछ भी वो कहेगा, तो आप उसकी बात पर विश्वास ना कीजिए। आप संस्था में फ़ोन कीजिए या हमसे मिलिए और आप जानकारी लीजिए कि वास्तव में बात क्या है। आपको ज़्यादा नहीं, 2-4 बार ही ऐसा करना पड़ेगा, फिर बच्चे को पता लग जाएगा कि भाई पापा जो है वहाँ पूछ लेते हैं। दूसरी और अहम चीज़ वो है कि आप ध्यान रखिए बच्चे की जो ज़रूरतें हैं, उसके पास किताब है या नहीं है, उसके पास उसकी जो यहाँ पर डोनेशन यहाँ पर जमा होती है वो हुई है या नहीं हुई है। आप संस्था में लगातार आते रहिए, समय समय पर संस्था में आते रहेंगे तो बच्चे को भी रहेगा कि भी पापा संस्था में आते रहते हैं। और आप उसकी किताबों का ध्यान, उसकी ज़रूरतों का ध्यान उससे खुद पूछिए, या आप हमसे मिलकर पूछ सकते हैं। कई बार होता है कि बच्चा समझता है कि घर में समस्या है, अब मैं नहीं ले सकता, पापा नहीं दिलवाएंगे, तो हो सकता है कि वो आपको ना बताए, लेकिन हमें पता होता है कि बच्चे के पास क्या नहीं है, क्या है। तो आप हमसे समय समय पर इस बारे में मिलते रहें कि बच्चा ठीक चल रहा है, उसके टेस्ट आके देखते रहिए, उसकी अटेंडेंस आकर देखते रहिए, वो कितना आ रहा है, क्या कुछ हमारी विचार हैं उसके बारे में, वो आप लेते रहिए। और तीसरी बात मैं कहूँगा कि जो बच्चे के उठने का समय है उससे पहले आप उठिए। आप अगर लेट उठेंगे तो फिर बच्चा कैसे उठ सकता है समय पर। जैसे हमारे यहाँ बच्चों से कहा जाता है कि आप 5 बजे आइए, तो 5 बजे आने का मतलब है कि वो 4 बजे उठेगा। अब 4 बजे अगर आप उठ जाएंगे तब वो आसानी से उठ सकता है, नहीं उठेगा तो आप उसे उठा सकते हैं। हाँ, अगर वो आपको उठाने से ना उठे, वो आपको कुछ बदतमीजी करे या मना करे या कोई बहाना लगाए, तो आप हमसे शिकायत कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा हमें आके ये कहता है कि भाई, जब से पूछते हैं उससे बच्चे से हम पूछते हैं कि भाई तुम्हारी मम्मी ने नहीं उठाया तुम्हें, तो कहता है मेरी मम्मी नहीं उठी समय से, मेरी मम्मी तो 6 बजे उठेगी, 7 बजे उठेगी। तो मैं जो भी बच्चे की माँ बाप हैं, खासकर माँ को मैं कहना चाहूँगा कि वो बच्चे से पहले उठे, वो पता रखें कि बच्चे को कितने बजे उठना है, उसका जाने का समय क्या है, तो वो बच्चे को उसके समय से पहले खुद भी उठे और बच्चे को भी उठाए। वो बदतमीजी करता है तो उसकी शिकायत आप हमसे कीजिए। उसके बाद आप बच्चे का टाइम टेबल भी देखिए। जो हम टाइम टेबल यहाँ पर बच्चों को देते हैं, उस टाइम टेबल का आप पता करिए कि बच्चा कितने कितने बजे तक उसे संस्था में रहना है।
अगर उसे कोई काम है तो आप उसके लिए हमसे अनुमति मांगिए कि बच्चा भाई आज हमें बच्चे को फला काम पे भेजना है, तो आप बताइए किस समय भेजना सही रहेगा, या क्या कुछ आपकी क्या इस बारे में अनुमति है या नहीं है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा हमें इन्वॉल्व कीजिए उस बच्चे के समय के बारे में। ऐसा नहीं कि आप खुद ही फैसला ले लेंगे कि नहीं भेजना है तो भेजना है। हम बच्चों से रिपोर्ट बनवाते हैं। हम बच्चों से कहते हैं कि आप हमें दिन भर का जो हमारा टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई करी है या नहीं करी है, आप उसका रिपोर्ट बना के हमें चेक कराइए। हम हफ्ते में एक दिन उसको चेक करते हैं और उस पर गार्जियन के भी साइन हम मांगते हैं। तो आप उस बच्चे से रोज़ रात के समय या सुबह के समय जब भी आपको समय मिलता है उससे वो रिपोर्ट मांगिए और उस रिपोर्ट में देखिए उसने क्या लिखा हुआ है। आप उस रिपोर्ट में क्या चेक कर सकते हैं? आप उस रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं कि वो सुबह उठकर नहाया है, उसने जो है अपना जो सुबह 4 से 5 बजे का उठकर नहाने धोने का कार्यक्रम है वो सही से किया है नहीं किया है। क्योंकि बच्चे हमारे डर से लिख देते हैं कि मैं 4 बजे उठा नहाया, लेकिन ये तो आप बताएंगे एक्चुअली कि वो नहाया है नहीं नहाया है, 4 बजे उठा है नहीं उठा है। तो आपको भी उसे तुरंत वहीं का वहीं गोल कर देना है। फिर हम समझ जाएंगे कि भाई इसने तो गलत लिखा है। तो इस तरह से कुछ 2-4 बातों का आप अगर ध्यान रखें तो हमें बड़ी आसानी होगी और बच्चे को भी लगेगा कि भाई नहीं, माँ बाप भी चौकन्ने हैं, वो भी ध्यान दे रहे हैं और टीचर्स भी जो है टीचर्स भी उस बच्चे की तरफ ज़्यादा अलर्ट रहते हैं जिसके माँ बाप अपने बच्चे की तरफ ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। तो आज मैं अपनी बात में यही कहना चाहता था कि भाई माँ बाप का भी ड्यूटी होना चाहिए। और हाँ, एक बात और, एक बच्चे का जो खाने का समय है वो थोड़ा आप शेड्यूल रखी करके उसको एक ऐसा नहीं कि अगर आपके परिवार में रात को 9 बजे खाना खाया जाता है तो आप बच्चे को 9 बजे खाना मत खिलाइए। देखिए, पढ़ने वाले बच्चों को खाना शाम के समय सूर्यास्त से पहले ही मिल जाना चाहिए। भले आप उसे अलग से उसकी 2-3 रोटी जो भी है वो अलग से सेक के उसे दे दें, लेकिन ऐसा मत करें कि भाई आप 9 बजे खाना खा रहे तो 9 बजे तक खाना खा रहे हैं। आप बच्चे को सूर्यास्त से पहले या कहिए कि जब वो यहाँ से शाम को जाता है उसी समय आप उसको खाना खिला के फ्री कर दीजिए, फिर वो अपना पढ़ाई पे बैठेगा। और एक और अंत में बात कहना चाहूँगा कि अगर घर में शाम के समय टीवी चलता है और बच्चा पढ़ रहा है तो कैसे पढ़ेगा? तो इस बात का भी ध्यान रखें, अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो आप टीवी ना देखें। आजकल तो मोबाइल आ गए हैं, आपको जो देखना है आप मोबाइल पे देख लीजिए। माएँ अक्सर अगर टीवी देखती हैं, नाटक देखती हैं कोई, तो वो थोड़ा कंट्रोल रखें। बच्चों के लिए इतना त्याग तो करना पड़ेगा आपको। तो बस सभी माँ बाप से मेरी ये प्रार्थना है कि वो अपने बच्चों के लिए इतना कदम जरूर उठाएं। तो इससे आपके बच्चों का भविष्य ज़रूर उज्जवल होगा और इससे हमें भी बहुत आसानी रहेगी आपके बच्चों को संभालने में, उन्हें आगे बढ़ाने में, उनको पढ़ाने में। चलते हैं कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में, आपके सवाल। आपके सवाल में आज हम चर्चा करेंगे कि बच्चे अपनी स्कूली पढ़ाई को और अपनी कंपटीशन की पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, उनके बीच में कैसे वो एक तालमेल बिठाएं। देखिए, स्कूली पढ़ाई भी ज़रूरी है, हम ये नहीं कहते कि स्कूली पढ़ाई आप मत कीजिए, स्कूल मत जाइए, लेकिन कंपटीशन की पढ़ाई भी ज़रूरी है। इसीलिए हम बच्चों से कहते हैं कि 10वीं के बाद अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं तो आप आर्ट्स लेकर पढ़ सकते हैं, अगर आपके घर की माली हालत भी ठीक नहीं है, क्योंकि साइंस की पढ़ाई में समय भी चाहिए होता है और पैसा भी चाहिए होता है। तो अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं तो साइंस की पढ़ाई से कोई ऐसा नहीं है कि भाई साइंस की पढ़ाई पढ़ के यहाँ पे जाया जाएगा। तो आप पैसे की भी बचत कर सकते हैं और समय की भी बचत कर सकते हैं, क्योंकि साइंस की पढ़ाई के साथ आप कंपटीशन की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हमारे बहुत सारे बच्चे इस तरह से कामयाब हो चुके हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपनी स्कूल की पढ़ाई को आप आर्ट्स की पढ़ाई के
माध्यम से करें और कंपटीशन की पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दें। रही बात आर्ट्स की पढ़ाई के दौरान भी भाई कुछ तो पढ़ना ही पड़ता है, ऐसा तो है नहीं कि आर्ट्स की पढ़ाई बिल्कुल कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो उसे आप मैनेज करें इस प्रकार से कि आपकी कंपटीशन की जो पढ़ाई है, न्यूनतम पढ़ाई जो हम कह के रखते हैं बच्चों की, भाई आपको इतना काम तो करना पड़ेगा, तो उसे आप ज़रूर करें। ज़्यादा समय आप कंपटीशन की पढ़ाई को ही दें। अगर आपके पास 12 घंटे पढ़ने के हैं तो आप 8 से 10 घंटे कंपटीशन की पढ़ाई को दें और बाकी 2 से 4 घंटे आप अपनी जो स्कूली पढ़ाई होती है उसको दें। स्कूली पढ़ाई इतनी ज़्यादा होती भी नहीं है, उसे आप अगर साल भर थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो वो कवर हो जाती है। स्कूल में चीज़ों को क्लास दर क्लास पढ़ाया जाता है, तो वहाँ कोई इतना ज़्यादा कोर्स नहीं होता है पूरे साल में कि आप उसे 10 घंटे रोज़ पढ़ के ही पढ़ सकते हैं। आप उसे आराम से 2-4 घंटे पढ़ के भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो आर्ट्स में ऐसी हैं कि जो यहाँ कंपटीशन में ही पढ़ाई जाती हैं। मान लो आपने हिस्ट्री लिया हुआ है, ज्योग्राफी लिया हुआ है या पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ है, तो उसमें से काफ़ी कुछ तो कंपटीशन के दौरान आपको पढ़ने को मिलेगा। आज हर बच्चा जीवन में पहले कामयाब होना चाहता है। 10वीं करने के बाद ही बहुत सारी नौकरियाँ आ जाती हैं जिन्हें आप 10वीं करने के बाद भर सकते हैं। जैसे अभी 2-4 दिन पहले ही रेलवे आरआरबी का ग्रुप डी का रिज़ल्ट आया है। वो 10वीं पास करने के बाद नौकरी लगती है। इसके अलावा पुलिस के कांस्टेबल्स होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ग्रुप डी की भर्तियाँ होती हैं जो 10वीं पास होने के बाद आ जाती हैं। और जो मिडिल क्लास फैमिली होती हैं, थोड़ा पैसे के तंगी में चल रही होती हैं, वो कोशिश करते हैं कि बच्चा कहीं नौकरी पे पहले लग जाए। तो इसलिए वो अगर 12वीं बीएससी बीए में ही उलझा रहेगा तो वो कब पढ़ाई करेगा, उसकी उम्र निकल जाएगी। और अगर उम्र निकल गई या फिर जॉब निकल गई तो फिर वो हाथ मलता रह जाएगा। तो इसलिए समय से अपनी तैयारी को शुरू कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ होता क्या है कि स्कूलों में बच्चा उतना सीखता नहीं है। वो ज़्यादातर अपनी परीक्षा में किसी तरह जैसे तैसे पास होने का प्रयास करता है, चीज़ों को रट लेता है, जैसे तैसे लिख देता है। स्कूलों में जो कापियाँ चेक करने का तरीका होता है वो भी थोड़ा उदारतापूर्ण होता है, बच्चों को पास करने की कोशिश की जाती है। बोर्ड्स में भी ऐसा ही होता है, रेलवे एग्ज़ाम में भी ऐसा ही होता है। तो वहाँ बच्चा कम सीखता है, जैसे तैसे वो पास हो जाता है। लेकिन कंपटीशन में चूँकि हर चीज़ को बारीकी से पढ़ना होता है, बहुत मेहनत करनी होती है और 12-12 घंटे हमें स्टडी करना होता है, तो उसमें आपको ज़रा सी भी ढिलाई अगर आप बरतेंगे तो वो आपको नुकसान पहुँचाएगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपनी स्कूली पढ़ाई को पूरे समय के साथ साथ पढ़ते रहें। ऐसा नहीं कि करें आप कि भाई अभी पेपर नहीं चल रहे हैं। बच्चों का क्या होता है ना कि जब पेपर नज़दीक आता है तभी वो किताब उठाते हैं, तो ऐसा ना करें। कंपटीशन की पढ़ाई को भी छोड़ के नुकसान हो जाएगा और स्कूली पढ़ाई को छोड़ के भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम हमारे यहाँ पर जो टाइम टेबल बनते हैं, उन टाइम टेबल्स में हम स्कूली पढ़ाई को भी जगह देते हैं। इसके अलावा आप संडे में स्कूली पढ़ाई को ले सकते हैं या कुछ अपना एक्स्ट्रा टाइम, भाई जो समय टाइम टेबल हमने दिया है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उस टाइम टेबल से एक्स्ट्रा भी घंटा 2 घंटा निकाल सकें तो निकालिए। क्योंकि ये जो आपके समय है 9वीं क्लास से जब आपकी ज़िंदगी शुरू होती है और फिर वो ग्रेजुएशन तक चलती रहती है, तो आपकी ज़िंदगी के 6-7 साल बहुत ही अहम होते हैं। इन वर्षों में जो बच्चे मौज मस्ती करते हैं वो अपने जीवन के आगे 30-35 साल बहुत ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चे इन 5-7 सालों में मेहनत से पढ़ते हैं, थोड़ा कम सोते हैं, थोड़ा कम जो है मौज मस्ती करते हैं, खेलते कम हैं, तो वो अपने 35-40 साल की उम्र में 35-40 साल जो है अपनी उम्र के बहुत अच्छी तरीके से गुजारते हैं। वो लास्ट तक खेलते रहते हैं। तो आप फैसला कीजिए, आपको इन 5-7 सालों में ही खेलना है या पूरी उम्र खेलना है। मेरा मानना है कि आप समझ गए होंगे कि हमें अपनी स्कूली पढ़ाई को और अपनी जो है कंपटीशन की पढ़ाई किस प्रकार से मैनेज करना है। घबराएं नहीं, मेहनत करें, अपने टाइम को मैनेज करें और किसी भी पढ़ाई को न छोड़ें। अगर आप
ऐसा करते रहेंगे, कभी आप स्कूल की पढ़ाई के चक्कर में कंपटीशन की पढ़ाई छोड़ देंगे, या फिर आप कंपटीशन की पढ़ाई के चक्कर में स्कूल की पढ़ाई छोड़ देंगे, तो उससे आपको दिक्कत होगी। दोनों ही पढ़ाई को आपको साथ लेकर चलना है, और अच्छे से साथ लेकर चलना है। किसी को भी आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, नहीं तो वही, क्योंकि अगर आप स्कूली पढ़ाई में फेल हो गए तो आपकी कंपटीशन की पढ़ाई कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई आपको स्कूली पढ़ाई तो पास करनी होगी। स्कूल की पढ़ाई, स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसके आधार पे तो फॉर्म भरा जा रहा है। तो अगर आप फॉर्म भरने के लायक ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा आपके पढ़ने का। तो इसलिए अपनी जो समय है उसका प्रबंधन करें, और जिसमें हम आपकी मदद करते हैं। हम जो टाइम टेबल आपको देते हैं उस टाइम टेबल पर पूरी तरीके से चलने का प्रयास कीजिए। फाइन से बचने के लिए मत आप उसका प्रयोग कीजिए। वो टाइम टेबल बहुत मेहनत से बनाया जाता है, बहुत ध्यान रख के बनाया जाता है। उसमें एक एक मिनट को आप यूज़ कीजिए। थोड़ा बहुत परिवर्तन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें समय बर्बाद नहीं कर सकते। आप कोशिश कीजिए उसके टाइम को बढ़ाएं, टाइम को घटाएं नहीं। जैसे हम आपको पूरे 1-1 घंटे का टाइम देते हैं बीच में, 1 से 2 बजे तक का, सुबह 8 से 9 बजे तक का, शाम को भी हम आपको जो है 5 से 6 बजे का टाइम देते हैं। उस 1-1 घंटे के टाइम में भी अगर आप कोशिश करें 10-15 मिनट और भी आपकी बच सकती है, जिसे आप एक्स्ट्रा किसी टाइम में लगा सकते हैं। आप टाइपिंग कर सकते हैं, आप जो है कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि टाइम टेबल में नहीं आ पाया है, तो आप उसमें अपना टाइम लगा सकते हैं। तो कोशिश करना है कि टाइम टेबल को आप अच्छी प्रकार से फॉलो करें। समय समय प्रबंधन और नियमित रूप से अपने काम को करना, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इसी बात के साथ आज की बात को ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। आज के लिए यहीं तक, अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।